नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल गणित तथा विज्ञान सेक्शन में। तो बच्चों, हम कक्षा 10वीं का जो हाफ ईयरली एग्ज़ाम हुआ है कल की तारीख में यानी 21 नवंबर को जो हाफ ईयरली एग्ज़ाम हुआ है 10वीं क्लास का विज्ञान का, उसको सोल्व कर रहे थे। और पार्ट फर्स्ट में बच्चों हमने प्रश्न संख्या 1 व 2 बहुविकल्पीय प्रश्न और रिक्त स्थान भरने वाले जो प्रश्न थे उनको बच्चों हमने हल कर लिया है। अब हम शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। तो क्या है बच्चों प्रश्न संख्या 3? प्रश्न संख्या 3 में बच्चों देखिए पहला प्रश्न पूछा है। इसमें क्या है? अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न है। एक नंबर के प्रश्न जो है आपसे पूछे गए हैं। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। क्या है? यशद लेपन क्या है? तो यशद लेपन की प्रक्रिया क्या होती है बच्चों? देखिए, कई बार धातु का संक्षारण होता है तो उसके लिए हम यशद लेपन करते हैं। तो यशद लेपन में क्या किया जाता है? जो लोहा होता है ना, जो लोहा होता है उसके ऊपर क्या कर दिया जाता है? जिंक की एक परत चढ़ा दी जाती है। तो लोहे की वस्तुओं पर जिंक की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? यशद लेपन बच्चों हमें कहते हैं। ठीक है, ये क्या करता है? लोहे की जो वस्तुएं हैं उसका संक्षारण होने से उसको बचाता है। तो क्या है यशद लेपन की प्रक्रिया? लोहे की वस्तुओं पर जिंक की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को हम यशद लेपन कहते हैं, या गैल्वेनाइजेशन बच्चों इसको हम कहते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि उस पदार्थ का नाम बताइए जो क्लोरीन से क्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है। तो देखिए बच्चों, क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाने वाला जो पदार्थ है वो कौन है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH2। ठीक है, क्या है बच्चों? CaOH2। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की जब हम क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है? विरंजक चूर्ण यानी ब्लीचिंग पाउडर जो बनता है वो किससे बनता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की क्लोरीन से अभिक्रिया करा के। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अगला जो प्रश्न आपसे पूछा है वो है धातु उष्मा की सुचालक होती है, ये दर्शाने वाला नामांकित चित्र बनाइए। तो ये जो बच्चों चित्र आपको खुद ही बनाना है। किस तरह से बनाना है? आपको एक स्टैंड ले लेना है और उसके ऊपर एक कोई स्केल, ठीक है, आपको इस तरह से एक स्टैंड ले लेना है और उसके ऊपर कोई स्केल दिखा देना है। ठीक है, और स्केल के ऊपर क्या करना है? आपको इस तरह से लोहे की कुछ कीलें चिपका देनी है, आलपिन चिपका देनी है मोम से। किसकी मदद से? मोम की मदद से। और यहाँ पे बच्चों आपको क्या करना है? एक कैंडल दिखा करके, एक मोमबत्ती दिखा करके उसकी ज्वाला आप दिखाएंगे कि यहाँ पे मोमबत्ती जल रही है। और मोमबत्ती जलेगी तो क्या होगी? उष्मा मिलेगी। उष्मा मिलेगी तो ये स्केल जो धातु की बनी हुई है, लोहे की बनी हुई है, ये क्या होगी? उष्मा से गर्म होगी। उष्मा का स्थानांतरण होगा। उष्मा का जैसे जैसे स्थानांतरण होगा तो ये कीलें क्या होंगी? ऐसे गिरती हुई आप दिखाएंगे नीचे की तरफ। ये जो आलपिन हमने चिपका रखी थी लोहे की, ये मोम पिघलेगा, जैसे उष्मा मिलेगी मोम पिघलेगा तो ये आलपिन नीचे की तरफ गिर जाएंगे। और इस तरह से जो आप एक चित्र अच्छा सा परीक्षा में जरूर बना के आए होंगे, ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ। इस तरह का चित्र आपको बनाना था। अगला जो प्रश्न है वो है अल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है? तो अल्केन का जो सामान्य सूत्र होता है बच्चों वो क्या होता है? CnH2n+2। ठीक है, ये जो होता है अल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। अगला जो प्रश्न है बच्चों वो आपसे पूछा गया है रक्त दाब की परास क्या है? ठीक है, रेंज पूछी है। रक्त दाब की रेंज कितनी है? कितने से कितने तक नॉर्मल रूप से, सामान्य रूप से रक्त दाब होना चाहिए? तो आप बीपी नपाते हो ना कई बार, तो बीपी कितने से कितने तक होना चाहिए? तो देखिए बच्चों, ऊपर वाली जो रेंज है वो 120 होनी चाहिए और मिनिमम जो है 80 होना चाहिए। ये mmHg, क्या? mmHg। ठीक है, इस तरह से हम लिखेंगे। ये क्या होती है? रक्तदाब की परास होती है, रेंज होती है ज़्यादा से ज़्यादा 120 और कम से कम 80। ठीक है, ये रक्तदाब की आपकी रेंज होती है बच्चों। उसके बाद आता है मानव मस्तिष्क में उपस्थित अंतःस्रावी ग्रंथियों। ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स बताने का पे ह्यूमन ब्रेन के अंदर अंतःस्रावी ग्रंथियां जो स्थित होती हैं उनके आप नाम बताओगे तो कौन कौन सी ग्रंथियां होती हैं हमारे दिमाग के अंदर, ब्रेन के अंदर? देखिए हम लिखेंगे पिट्यूटरी। कौन कौन सी? एक होती है पिट्यूटरी ग्रंथि यानी पिट्यूटरी ग्लैंड, और दूसरी जो होती है बच्चों होती है पिनियल ग्रंथि। कौन सी? पिनियल ग्रंथि। ये दो आपने अवश्य लिखे होंगे, ऐसे मैं उम्मीद करती हूँ। तो इसका आंसर क्या है? जो ब्रेन में होती हैं, हमारे मस्तिष्क के अंदर जो होती हैं वो पिट्यूटरी ग्रंथि और पिनियल ग्रंथि बच्चों होती हैं। उसके बाद अगला जो प्रश्न पूछा है वो आपसे पूछा है डीएनए का पूरा नाम क्या है? तो डीएनए का पूरा नाम क्या होता है? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। क्या होता है? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, ये होती है डीएनए की फुल फॉर्म, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है बच्चों, ये डीएनए की फुल फॉर्म होती है। अगला जो प्रश्न है एक कोशिकीय एवं बहुकोशिकीय जीवों में
जनन पद्धति में क्या अंतर है। एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जीवों की जनन पद्धति में बच्चों आपको अंतर बताना है कि जो एक कोशिकीय यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनके अंदर किस तरह का जनन होता है। तो देखिए बच्चों, जो एक कोशिकीय होते हैं वो बहुत सरल जीव होते हैं और उनके अंदर जो जनन की प्रक्रिया होती है वो किसके द्वारा होती है, सरल विभाजन के द्वारा ही उनके अंदर जनन की प्रक्रिया हो जाती है। और सरल विभाजन में कौन कौन शामिल हो सकते हैं, जैसे मुकुलन है, ठीक है, जैसे मुकुलन है, द्विखंडन है या विखंडन है, ये जो प्रक्रियाएं होती हैं इसके द्वारा किसमें, एक कोशिकीय जीवों में जो है विभाजन की प्रक्रिया हो जाती है। जनन पद्धति कैसे, सरल विभाजन के द्वारा हो जाती है। जबकि बहुकोशिकीय जीवों में क्या होता है बहुकोशिकीय जीवों में बच्चों क्या होता है, जटिल यौन प्रक्रिया के द्वारा, ठीक है, जटिल यौन प्रक्रिया के द्वारा जनन की प्रक्रिया होती है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, जटिल यौन प्रक्रिया के द्वारा क्या होता है, जटिल यौन प्रक्रिया के द्वारा जनन की प्रक्रिया किसमें होती है, बहुकोशिकीय जीवों में बच्चों होती है। तो यहाँ अंतर लिखेंगे एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जीवों की जनन पद्धति में। अगला जो प्रश्न पूछा है बच्चों वो आपसे पूछा है, वाहनों में पश्च दृश्य के रूप में लगाए जाने वाले गोलीय दर्पण का नाम। जो साइड मिरर होता है ना, व्हीकल्स जो होते हैं उनके अंदर साइड में जो मिरर होता है वो कौन सा लगा हुआ होता है, ये आपसे पूछा है। तो साइड में कौन सा होता है, वाहनों के साइड में पीछे का दृश्य देखने के लिए बच्चों उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, क्यों किया जाता है, क्योंकि उत्तल दर्पण क्या करता है, हमें पता है कि उत्तल दर्पण क्या करेगा, सीधी इमेज बनाएगा, छोटी बनाएगा तो क्या होगा, पीछे का बहुत सारा वाइड एरिया, लंबी दूरी तक बहुत सारा एरिया उसके अंदर आपको दिख जाएगा, जिससे आपकी ड्राइविंग सेफ होगी। तो क्या होता है, वाहनों में पश्च दर्पण के रूप में किसको लगाया जाता है, उत्तल दर्पण को प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न बच्चों पूछा है, जरा दृष्टि दोष किसे कहते हैं। तो देखिए बच्चों, जरा दृष्टि दोष, ठीक है, हमने पढ़े थे दृष्टि दोष, निकट दृष्टि, दूर दृष्टि, और उनमें एक जरा दृष्टि दोष था। तो जरा दृष्टि दोष क्या होता है, ये बड़ी उम्र के लोगों को होता है। क्या होता है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो उम्र बढ़ने के साथ साथ क्या हो जाता है, अपनी आँख का जो नेत्र है उसमें जो लेंस लगा हुआ है उस लेंस की क्या होती है, समंजन क्षमता जो होती है, जो समंजन क्षमता होती है बच्चों, समंजन क्षमता कम हो जाती है। ठीक है, समंजन क्षमता कम हो जाती, क्या करेगी, फोकल लेंथ को वो कम या ज़्यादा नहीं कर पाता है, जिससे कभी दूर की वस्तुएं साफ नहीं दिखाती, कभी पास की साफ नहीं दिखती, यानी दूर व पास दोनों की ही वस्तुएं उसको धुंधली दिखाई देती हैं, साफ क्लियर दिखाई नहीं देती हैं। तो इस दोष को हम क्या कहते हैं, जरा दृष्टि दोष बच्चों कहते हैं। इसका निवारण कैसे करते हैं, जो क्योंकि उसको दूर का भी साफ नहीं दिख रहा है, पास का भी नहीं दिख रहा है, तो इसके निवारण के लिए हम क्या करते हैं, ठीक है, द्विफोक्सी लेंस, ठीक है, बाईफोकल लेंथ का जो लेंस होता है उसको लगाते हैं। यानी एक ही चश्मे के अंदर बच्चों क्या करते हैं, एक ही चश्मे के अंदर इस तरह से जो आपका जो चश्मा है उस एक ही चश्मे के अंदर दोनों लेंसों को लगा देते हैं। नीचे की तरफ क्या करते हैं, उत्तल लेंस लगाते हैं, ऊपर की तरफ आउटर लेंस लगा देते हैं। तो कैसे इसको सही कर सकते हैं, द्विफोक्सी लेंस का प्रयोग करके हम इसको सही कर सकते हैं। अगला जो प्रश्न है बच्चों वो पूछा है, विद्युत परिपथ में एमीटर तथा वोल्ट मीटर को क्रमशः कौन से क्रम में जोड़ा जाता है। तो देखिए बच्चों, एमीटर जो होता है जो करंट मापने काम में आता है, वोल्ट मीटर जो है वोल्टेज मापने काम में आता है। तो एमीटर को कैसे जोड़ते हैं, एमीटर को हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। ठीक है, यानी सीरीज में उसको जोड़ा जाता है, किसमें, सीरीज में जोड़ा जाता है, किसको, एमीटर को। जबकि वोल्ट मीटर को किस में जोड़ते हैं, उसको पैरेलल जोड़ते हैं, यानी समांतर क्रम में। ठीक है बच्चों, कैसे जोड़ते हैं, समांतर क्रम के अंदर किसको जोड़ा जाता है, वोल्ट मीटर को बच्चों जोड़ा जाता है। कैसे, पैरेलल में, वोल्ट मीटर को पैरेलल में और एमीटर को सीरीज में, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। अगला जो प्रश्न है बच्चों वो है, आहार जाल किसे कहते हैं। व्हाट इज़ फूड वेब। तो फूड वेब क्या होता है, आधार जाल क्या होता है बच्चों। तो देखिए, जब क्या होता है, कई आहार श्रृंखलाएं परस्पर आपस में जुड़ जाती हैं। ठीक है, कई सारी आहार श्रृंखलाएं जब आपस में जुड़ जाती हैं, जैसे घास है, घास को टिड्डा खा रहा है, टिड्डे को मेंढक खा रहा है, फिर उस घास को क्या खा रहा है, उस घास को हिरन भी खा रहा है, हिरन को शेर खा रहा है। इस तरह से जो है कई सारी आहार श्रृंखलाएं जब एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाती हैं तो क्या होता है, उसे हम फूड वेब कहते हैं, आहार जाल कहते हैं। तो क्या लिखेंगे परिभाषा, कि कई सारी आहार श्रृंखलाओं के परस्पर जुड़ने की वजह से आहार जाल का निर्माण होता है। इस तरह से बच्चों हमने ये अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न किए हैं। अगला जो सेक्शन है उसको हम नेक्स्ट पार्ट में लेकर के आएंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए भाई।